न तो कारवां की तलाश है। ये गाना मैं नहीं गा रहा, ये गाना कौन गा रहा है? ये गाना गा रहा है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यहां पर आप मिस्टर रणवीर सिंह को देख सकते हो जो खली बली और ना तो कारवां है की तलाश है की मोड में है। एक्चुअली में फोल्ड माउंटेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है यंग फोल्ड माउंटेन्स जिसके अंदर खूब एनर्जी है, खली बली टाइप का, इधर कूद रहा है उधर कूद रहा है, अनस्टेबल रहता है कहने का मतलब। और दूसरा हमारा होता है ये हमारे धुरंधर वाला रणवीर सिंह जो स्टेबल है, काम है, जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के फीचर्स हैं। तो बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी विल डिस्कस द फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक? लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ज्योग्राफी ना कई स्टूडेंट के लिए, कई एस्पिरेंट्स के लिए मैंने क्या देखा है कि भूत बन गया है, डराता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लासेस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बड़े अच्छे से तुमने वहां भी पढ़ा, फिर भी अगर मान लो कहीं कोई डाउट रह गया, कहीं पे कोई डर रह गया, कहीं पर कोई भूत सता रहा है, तो उसके लिए हमें यहां पर आज से मैं यूपीएससी और एपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके आपके लिए ज्योग्राफी का सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ से स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन and now we will start our physical geography classes targeting the upcoming UPSC prelims जिसका डेट आपके पास है 24 में। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स भी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में 10 फेब से स्टार्ट हो रही है। ये हमने कल ही वीडियो में बता दिया था। एपीएससी प्रीलिम्स कब होगा? तो ये देखो वैसा ही अनसर्टेन है जैसा डोनाल्ड ट्रंप चचा की पॉलिसीज है। कब वो कौन सी पॉलिसी चेंज कर लें, कब डिसीजन लें, मालूम नहीं। पर एपीएससी प्रीलिम्स भी जल्द होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स से लगभग 10-15 दिन का टाइम मिल जाएगा। सो आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को रेफर करेंगे। एनसीईआरटी विच इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर ज्योग्राफी। चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो, इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना तो आपका प्रीलिम्स और इवन मेंस का भी काम हो गया। बाकी थोड़ा बहुत जो बच गया वो करंट से रिलेटेड इवेंट में हो जाता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ज्योग्राफी के लिए 10 जगह माथा मारते हैं। और ये 10 जगह माथा मारने के चक्कर में आप नोट्स का तो भंडार इकट्ठा कर लेते हो, वीडियोस का भंडार इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली में एग्जामिनेशन में ना प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं ना मेंस में अच्छा आंसर लिख पाते हैं। एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए। यूपीएससी खुद बोलता है कि एनसीईआरटी अच्छे से करके जाओ, राइट? देखो ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो टुडे वी विल सी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये क्लास 6 के भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्लास 11 की भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बाकी 7, 9 में भी जहां जहां पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है हम वहां से भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। और आज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ या लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ वाले टॉपिक में या इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे? माउंटेन्स को, क्योंकि उन्हीं माउंटेन्स के अंदर था ना खली बली एंड ना तो कारवां की तलाश है। सो लेट्स कम टू द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि भैया ये लैंडफॉर्म है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म? हमें मेजर लैंडफॉर्म पढ़ना है तो मेजर लैंडफॉर्म में क्या हो गया? माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। प्लेट्यूज के साथ साथ लैंडफॉर्म्स में और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं ग्लेशियर्स के बारे में, फिर हम ग्लेशियर्स में अलग अलग फॉर्मेशंस के बारे में देखेंगे, हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्लेशियर लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम रिवर्स के मेएंडरिंग इफेक्ट के बारे में भी इन्हीं में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लैंडफॉर्म्स में माउंटेन पे फोकस करने वाले हैं। तो लैंडफॉर्म अगर समझाने की बात आए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म, ये नोट्स भी देखो मैंने बना दिया है और कमेंट सेक्शन में इसको मैं पिन कर दूंगा पीडीएफ बनाकर, ताकि आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सको। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। ये जो पूरा सेशन में लूंगा उसके बाद आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, तभी प्रीलिम्स की तैयारी बढ़िया होगी। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी टारगेट प्रीलिम्स को कर रहे हैं, इसलिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो लैंडफॉर्म को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है दैट दीज आर द मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे एक यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है, गुवाहाटी का एक पिक्चर लिया मैंने इंटरनेट से, बड़ी अच्छी पिक्चर है, जिसने भी क्लिक की थी। यहां पर आपको अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जैसे जरा इस पिक्चर को ध्यान दीजिए, जरा ध्यान यहां दीजिए भाइयों बहनों, ये देखिए, ये यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ये हमें माउंटेन दिख रहे हैं, है ना, छोटे छोटे, राइट। यहां हमें फील्ड रीजन देख रहा है जहां पर घर बने हुए हैं, यहां पर रिवर है, बीचेस नहीं है बट रिवर बैंक तो है। तो ये सारी चीजें ना लैंड फॉर्म्स के पार्ट होते हैं, और इन लैंड फॉर्म्स को एक जगह मिला दो तो वो छोटे 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 अलग अलग लैंड फॉर्म मिलके, माउंटेन्स मिलके, हिल्स मिलके, हिलॉक्स मिलके, है ना। अब इनको माउंटेन नहीं, कम से कम हिल्स तो बुला ही सकते हैं, वैसे लार्ज माउंटेन के ही पार्ट है, इनंडेटेड होके हिल्स में कन्वर्ट हो, फील्ड वाला रीजन आपको होगी। कहीं पर यहां डेजर्ट मिल सकता है, खैर गुवाहाटी में डेजर्ट नहीं है। सी रीजन होता, कोस्टल रीजन होता तो बीच मिलते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है तो पास में रिवर बैंक है। इन सब चीजों को जब मिलाया जाता है ना अलग अलग लैंड फॉर्म को, तो बनता क्या है? लैंडस्केप। तो आज अभी इस सेशन से ये जो हमने 2 मिनट डिस्कशन किया, उससे पहला चीज मालूम क्या पड़ गया कि लैंड फॉर्म्स आर द स्मॉल पार्सल्स और मीडियम पैचेज ऑफ डिफरेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट साइज
like mountains, like hills, like deserts, like river bank, like beaches, etc., etc., etc. और इन लैंडफॉर्म्स को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है भैया? लैंडस्केप। ये गुवाहाटी का पूरा लैंडस्केप हो गया, और इस गुवाहाटी के लैंडस्केप में अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ इज दिस क्लियर? अभी बुझ गए लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप का डिफरेंस दोनों के बीच में। अब जब हम ये डिफरेंस समझ चुके हैं तो हमें अब आगे देखना है कि भैया लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन समझ लें कि व्हाट इज द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी हमें क्या बोलता है, या ज्योग्राफी हमें क्या बोलता है कि लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप से होते हैं, दो प्रोसेस इसमें लगता है। एक है इंटरनल प्रोसेस, एक है एक्सटर्नल प्रोसेस। जैसे तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है या एपीएससी की या बाकी स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो वहां पर भी दो प्रोसेस है। एक है इंटरनल प्रोसेस, सबसे पहले आपको अपने मन से तैयार होना पड़ेगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से पहले अपना विल पावर डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करना, ये इंटरनल प्रोसेस हो गया। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या? उसके लिए स्मार्ट आईएएस में आपके सारे टीचर्स आपके साथ हैं। जैसे आज मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे कर अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस वैसा ही। सो लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए जो इंटरनल प्रोसेस की हम बात करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस हम इसे बुलाते हैं, जो कि अर्थ के इंटीरियर से ही जनरेट होता है। जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर हो गया डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म जहां पे अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट होगा, और अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट की वजह से वहां पे माउंटेन हो सकता है, बन जाए। अब जैसे अर्थ का क्रस्ट है, वो दो क्रस्ट आपस में आके दो प्लेट ऐसे टकरा गए, जहां पर टकराएंगे वहां ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे टकराया, फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माउंटेन्स। यहां पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, हिल्स का फॉर्मेशन होगा। वोल्केनिक इरप्शन, ये भी अर्थ के सरफेस में अंदर ही हो रहा है। अचानक से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, निकला लावा, और वहां पर भी माउंटेन्स बन गए, हम उनको वोल्केनिक माउंटेन्स बुलाएंगे। उसके भी हम फीचर्स पढ़ेंगे। अर्थक्वेक की वजह से दो क्रस्ट टकराया, या क्रस्ट अलग अलग भी होते हैं। यहां पे क्रस्ट टकरा रहे हैं, यहां पे अलग भी हो सकता है, जो प्लेट है वो अलग हो सकता है। तो प्लेट्स के टकराने से या प्लेट्स के अलग होने से, अर्थक्वेक के वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, या डायस्ट्रोफिज्म जहां पे मूवमेंट ऑफ क्रस्ट हो रहा है, इसके वजह से हमारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और ये सब ना इंटरनल फीचर्स वाले हैं, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के अंदर हो रहे हैं। दे आर ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ। ये सब नोट्स के फॉर्म में भी बना के मैंने दे दिया है, तो आप डाउनलोड करके बस पढ़ सकते हो, मार्क करके, प्रिंट आउट करवा के। नोट्स बनाने का भी एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, तो नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं रहेगी। ये काम हो गया। अब दूसरा प्रोसेस हमें क्या बोला गया था कि एक्सटर्नल प्रोसेस भी है। इंटरनल प्रोसेस तो हमने देख लिया, जो अर्थ के विदिन हो रहा है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या? एक्सटर्नल प्रोसेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस आइदर ऑन और नियर द अर्थ सरफेस दे आर बीइंग जनरेटेड, और दे आर हैपनिंग आइदर ऑन द सरफेस। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो या तो इसके ऊपर या जस्ट इसके थोड़े ऊपर, है ना। यहां पर ये एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सटर्नल प्रोसेस वर्क करते हैं। ये कभी ग्रेविटी की वजह से होता है, कभी ये वेदरिंग इरोजन की वजह से हो सकता है। यूजुअली नेचुरल प्रोसेस से ही होता है, बट देयर आर चांसेस कि मैनमेड प्रोसेस से भी हो। जैसे अब कहीं पे एटम बम फट गया, एटम बम फट गया तो वहां पे बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, एक लैंडफॉर्म बन गया ना। या एटम बम फटने के वजह से अगर मान लो थोड़ी सी सिस्मिक एक्टिविटी हो गई, तो वहां पर फिर माउंटेन्स भी बन सकते हैं, हिल्स भी बन सकता है। चांसेस हैं यूजुअली नेचुरल प्रोसेस की वजह से। अब ये एक्सटर्नल प्रोसेस को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है कि वेदरिंग की वजह से। जैसे मान लो पहले से क्या है, वहां पर एक माउंटेन का पार्ट था, लेकिन वेदरिंग की वजह से धीरे धीरे छोटा होकर हिलॉक बन गया। आपको गुवाहाटी में अपने आसपास कई ऐसे हिलॉक दिखेंगे। इरोजन की वजह से रिवर्स क्या करती हैं, या विंड, वाटर, ग्लेशियल मेल्ट, ये इरोजन करके कई नए लैंडफॉर्म्स बना देता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हम लोग मेंडरिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी लैंडफॉर्म है, आऊंगा वहां पर भी। जब हम ग्लेशियल फॉर्मेशंस देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से ग्लेशियल मेल्ट की वजह से इरोजन होता है, अलग अलग फॉर्मेशन होता है। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर्स फ्लो करके अपने साथ सेडिमेंट भी कैरी करती हैं। जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सेडिमेंट कैरी करते हुए पहुंचती है बे ऑफ बंगाल, और वहां पे क्या फॉर्म करती हैं गाइस? डेल्टाज। So these are external process. ये अर्थ के अंदर नहीं हो रहा है। It is either happening on the surface of the earth or just above the surface of the earth. ये हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस हो गए या एक्सोजेनिक प्रोसेस हो गए। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको वहां क्लियर कर दूंगा। अब जब हम प्रोसेस देख लिया हमने, तो उसके बाद हम आते हैं लैंड फॉर्म्स पे। वैसे कई लैंड फॉर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर आज के सेशन में हम पहला लैंड फॉर्म क्या डिस्कस करने वाले हैं? माउंटेन्स। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं दूसरा लैंडफॉर्म डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो पहला अब हम माउंटेन्स की बात कर लें।
ऑल दिस कंटेंट्स आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस चीज को याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, माउंटेन्स। माउंटेन्स एक लैंडफॉर्म है जो आपको सामने दिख रहा है, ये एक्चुअली में हिमालय का ही पिक्चर है। माउंटेन्स के फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दे आर फॉर्म्ड आइदर थ्रू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय इरोजन, दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज, और इन तीनों एक्टिविटीज के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के वजह से या क्रस्ट के मूवमेंट के वजह से दो प्लेट के टकराने की वजह से एक माउंटेन बना, लेकिन फिर इरोजन होने लगा तो वही माउंटेन धीरे धीरे छोटा होकर क्या बन जाएगा, प्लेट्यू का फॉर्मेशन ले सकता है, हिलॉक का फॉर्मेशन हो सकता है। और कहीं से सेडिमेंट काफी लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हुआ तो वो डिपोजिशन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, और अचानक से टेक्टोनिक प्लेट हुआ और ज्यादा डिपोजिशन ऊंचा हो गया तो माउंटेन रेंजेस हाई हो सकते हैं। So these three separate process or by combination of this process the mountains are formed. माउंटेन नाम का जो लैंड फॉर्म से इस तरह से फॉर्मेशन होता है। Why it is important? क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों एनसीईआरटी के बुक्स में है? Because around 27% of the Earth's land surface is covered by the mountains. Around 27%. और ये माउंटेन्स बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैरी द ग्लेशियर्स, दे कैरी द आइस, और यही आइस मेल्ट होकर हमारे क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर सोर्सेस तक पहुंचता है। आइस के मेल्टिंग, प्रॉपर अमाउंट में, सही तरीके से आइस का जमना, ये सारी चीजें जरूरी हैं जो कि कहां पर होती है, हाई माउंटेन एल्टीट्यूड रेंजेस पे। सो दैट्स व्हाई माउंटेन लैंडफॉर्म इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ये माउंटेन लैंडफॉर्म पढ़ना जरूरी है। अब हम इस माउंटेन लैंडफॉर्म के टाइप्स पे आ जाएंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन लैंडफॉर्म? अगेन एनसीईआरटी बता रहा है कि माउंटेन लैंडफॉर्म्स के देखो वैसे तो बेसिकली तीन टाइप एनसीईआरटी ने की है। पहला क्या, फोल्ड माउंटेन्स, देखेंगे फीचर्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। पर इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के बुक्स में दो और बेसिक टाइप्स भी बताई जाती हैं, डोम माउंटेन एंड रेसिड्यूअल माउंटेन्स। तो मैं तुम्हारे साथ अभी ये पांचों के जो टाइप है ना, पांचों टाइप से माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे जो पांच टाइप्स हैं, पांच के पांचों मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन, फिर हम देखेंगे ब्लॉक, फिर वोल्केनिक, और फिर साथ में हमारे डोम एंड रेसिड्यूअल माउंटेन्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सो कम टू द फोल्ड माउंटेन फर्स्ट। ये पिक्चर आप देखो, यहां पर ये पिक्चर जब आप देखोगे तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, अर्थ के क्रस्ट का मेंशन है, क्रस्ट एंड फोल्ड माउंटेन लिखा हुआ है। तो यूजुअली ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना, इनके फॉर्मेशन के पीछे क्या कहानी होती है कि या तो क्रस्ट का प्लेट का मूवमेंट हो, या फिर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर टकरा जाएं। अब दो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं यूजुअली, तो टकराने से ना ये अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। यहां पर ये फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मेशन होते हैं। सो माइट बी इस पिक्चर का ओरिजिन ऐसे किया जाएगा कि यहां पे दो प्लेट्स थे, ये प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ये दोनों प्लेट आपस में टकराएं और यहां पर एक फोल्ड डेवलप हो गया। दिस फोल्ड इज नाउ फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे फोल्ड माउंटेन बन गया। इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। यंग फोल्ड माउंटेन जो जस्ट नया नया बना है, दूसरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो पहले से बना हुआ है अरावली रीजन के तरफ। जो यंग फोल्ड माउंटेन होगा वो खली बली करता रहेगा, अनस्टेबल रहेगा जैसे हिमालयाज, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वो रहेगा ना तो कारवां की तलाशे वाले मोड में, रिलैक्स, स्टेबल। वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ओल्ड एंड न्यू फोल्ड माउंटेन्स दोनों। सो ये फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन का पार्ट हो गया। एग्जांपल्स की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स, एल्प्स, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन। यंग का फीचर क्या है कि रग्ड रिलीफ होता है। जब आप हिमालय का पिक्चर देखते हो तो आपको रग्ड रिलीफ दिखेगा ना, कई पिक्स दिखेंगे, पिक्स का हाइट भी काफी ज्यादा दिखेगा, वैली भी दिखेगी तो स्टीप वैली दिखेगी, काफी ज्यादा वहां पे मूवमेंट होता रहता है। दूसरी तरफ हम अरावली रेंजेस की बात करें या एप्लेसियंस माउंटेन्स की बात करें, ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। यहां पे अब स्टेबिलिटी है। ये सारी चीजें ना एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो इनका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा कि अच्छा भैया हिमालयन माउंटेन्स इंडिया में तो एल्प्स माउंटेन कहां है, एप्लेसियंस कहां पर है, यूरेल माउंटेन्स कहां है, अरावली कहां पर है। तो ये तुम मैप में ना मैपिंग करने का काम करो। मैं तुम्हें माउंटेन फॉर्मेशन समझा रहा हूं, आप तुरंत एटलस खोलिए या मैप खोलिए और चेक कर लीजिए कि ये वाले माउंटेन रेंजेस कहां पर हैं, कहां पर हमें दिखेंगे ये, ठीक है। मैप में प्लॉटिंग करने का काम। अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्लियर है, दो टाइप के फोल्ड माउंटेन्स हो गए, यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। कौन सा नेक्स्ट टाइप? ब्लॉक माउंटेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक माउंटेन्स। और ये पिक्चर यहां से ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन क्या होता है? जब लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, जो कि इस पिक्चर में समझाया गया है कि यहां पे एक बड़ा सा एरिया, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा छोटा है,
पर लार्ज एरिया जब ब्रोक होते हैं, टूटते हैं, ये आपस में यहां पे ब्रोक हो रहा है और ऐसे डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस हो गए तो एक पार्ट होगा जो थोड़ा अपलिफ्टेड होगा और दूसरा पार्ट होगा जो थोड़ा सिंक हो गया, डाउनवर्ड जाए। ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है इसको हॉर्स्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हॉर्स्ट। ऐसे याद रखना कि हॉर्स माने होता है घोड़ा जिसको उछलने की, कूदने की आदत होती है। तो हॉर्स मतलब घोड़ा जो उछलते रहता है, इसलिए हॉर्स्ट हो गया अपलिफ्टेड पार्ट। और दूसरा बन गया ग्रेबन, जो कि सिंक वाला पार्ट है, डाउन वाला पार्ट है। इसको रिफ्ट वैली भी बुलाया जाता है। भारत में कहां मिलती है रिफ्ट वैली? वैसे मैंने मेंशन कर रखा है यहां पर, इधर नहीं देखो पीडीएफ की तरफ। रिफ्ट वैली कहां कहां मिलती है? एक बड़ा फेमस रिफ्ट वैली है हमारा, नर्मदा वैली। तो ये हो गए आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में मेनली दो फॉर्मेशन याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, हॉर्स्ट अपलिफ्टेड पार्ट एंड ग्रेबन सिंक पार्ट, लोअर पार्ट। इस ग्रेबन को रिफ्ट वैली के नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे नर्मदा वैली, सतपुरा वैली। अब हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स की बात करें तो राइन वैली, वॉसगेस माउंटेन्स है ना, यूरोप में मिलते हैं। सतपुरा रेंजेज इंडिया में मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड के बाकी लोकेशंस में भी, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सियरा नेवाडा यूएसए, यहां पर भी आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिलते हैं। तो अभी मैंने फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स जो बताया, यहां से आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एक टेबल दे देगा, एक तरफ नाम दे देगा, जैसे एल्प्स का नाम दे दिया, सियरा का नाम दे दिया, और दूसरी तरफ उसका लोकेशन देगा मैच करने के लिए। इसलिए इन लोकेशंस को भी याद रखना है। प्रीलिम्स के लिए इतनी मेहनत करनी है, यूपीएससी और एपीएससी और बाकी स्टेट पीसीस के लिए। ठीक है, समझने के साथ साथ ये याद भी रखने का आप काम करना है प्रीलिम्स के लिए। द नेक्स्ट टाइप इज वोल्केनिक माउंटेन। जो थर्ड मेन टाइप है वो है वोल्केनिक माउंटेन का। नाम ही है वोल्केनिक माउंटेन, इट मींस कि यहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। और ये वोल्केनिक इरप्शन, ये लावा यहां से निकलकर बाहर जाएगा, अपने साथ साथ गैसियस एलिमेंट भी है उसको रिलीज कर देगा। हम गैसियस एलिमेंट को भूल जाते हैं, बाकी जो बच जाएगा कंटेंट लावा का, वो इस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये हो गया वोल्केनिक माउंटेन्स, एज सिंपल एज दैट। अब वोल्केनिक माउंटेन्स को भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कंपोजिट वोल्केनिक माउंटेन्स। यहां पे स्टिप साइड्स बनते हैं, मतलब अगर वोल्केनिक माउंटेन कंपोजिट वोल्केनो की वजह से बना है तो साइड्स काफी स्टिप होंगे, काफी शार्प होंगे। ठीक है। दूसरा है सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो का साइज बड़ा होता है, दैट्स व्हाई यहां पे वाइड माउंटेन्स बनते हैं विथ जेंटल स्लोप्स। मतलब यहां पे वाइड माउंटेन्स बनेंगे, जेंटल स्लोप के साथ बनेंगे, जेंटल स्लोप्स के साथ। और जो हमारा कंपोजिट वोल्केनो होगा वहां पे स्टिप स्लोप के साथ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा यहां से, इंपॉर्टेंट है। थर्ड एक टाइप होता है और सिंडर कोन्स का, जहां पे स्मॉल कोन शेप्ड, आइसक्रीम वाला खाते हो ना कोन, सॉफ्टी वाला, हम लोग उसको सॉफ्टी बुलाते थे, आजकल पता नहीं किस नाम से बुलाते हैं, कोन के नाम से या क्या। तो उस शेप में भी बनता है, वो छोटा होता है, उसको हम सिंडर वोल्केनो के अकॉर्डिंग वाले माउंटेन्स बोलते हैं, सिंडर कोन्स माउंटेन्स। तो ये तीन टाइप्स हो गए वोल्केनो के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, स्टार मार्क कर लो वोल्केनिक माउंटेन्स के टाइप्स। बुझे? ठीक है। देन अब बाकी के दो और टाइप बच गए थे, हालांकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया जाता है, बट फिर भी है मेंशन, एक दो बार क्वेश्चन पूछा है तो हम देख लेते हैं। कौन से दो टाइप भैया? तो ये दो टाइप हो गए, डोम माउंटेन्स एंड रेसिड्यूअल माउंटेन्स। पिक्चर ही देखो, यहीं से समझ में आ जाएगा, ये पूरी थ्योरी दिमाग में घुस जाएगी। डोम माउंटेन्स क्या? डोम माउंटेन्स में भी ना वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, बस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इरप्शन नहीं होता है। मतलब ये जो लावा है ना, ये लावा ऐसे निकलते हुए अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचता है, बट अर्थ का क्रस्ट इतना मजबूत है कि लावा इरप्ट नहीं होता है। तो लावा यहां से पहले सपोज ऐसा लावा था, अर्थ के क्रस्ट से निकल रहा है, तो अर्थ का क्रस्ट थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया और वहीं पर रुक गया, लावा इरप्ट होकर बाहर नहीं निकला, एक डोम शेप फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डोम माउंटेन्स। क्लियर? और रेसिड्यूअल माउंटेन्स कब बनेगा? जब यहां पे पहले सपोज एक फ्लैट सरफेस था या आसपास में कोई सरफेस था, फिर किसी रेसिड्यूअल एक्टिविटी की वजह से, किसी इरोजनल एक्टिविटी की वजह से धीरे धीरे वहां माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिड्यूअल माउंटेन्स। वैसे रेसिड्यूअल माउंटेन्स आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में या ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स में भी देखने को मिलेंगे, बट रेसिड्यूअल माउंटेन्स अलग से भी बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लेसियंस जो हैं, इनको रेसिड्यूअल माउंटेन्स के भी कैटेगरी में रखा जाता है। सम पार्ट ऑफ एप्लेसियंस, अभी मैंने एप्लेसियंस तुमको समझाया था ना, एप्लेसियंस माउंटेन्स के बारे में, ढूंढो कहां पर मिल रहा है एप्लेसियंस माउंटेन्स। सो एप्लेसियंस माउंटेन्स हमारे रेसिड्यूअल माउंटेन्स में भी आते हैं, जो कि एक्चुअली में ओल्ड फोल्ड माउंटेन का भी एक पार्ट। तो सम पार्ट ऑफ द एप्लेसियंस माउंटेन्स इज कंसीडर्ड एज रेसिड्यूअल माउंटेन्स। और डोम माउंटेन्स की बात करें तो ब्लैक हिल्स ऑफ साउथ डकोटा एंड विल्ड इन इंग्लैंड, दे आर एग्जांपल ऑफ डोम माउंटेन्स। जहां पे मैग्मा ऊपर आने की कोशिश तो किया लेकिन इरप्ट नहीं हो पाया, बस एक डोम शेप बना के रुक गया, इसको बोलेंगे डोम माउंटेन्स।
सो कितने टाइप्स पढ़े हमने माउंटेन्स के? एज पर द फॉर्मेशन हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन्स, वहां पे खलबली और खलीबली और कारवा की तलाश देख लिया, ओल्ड एंड यंग का फीचर। फिर हमने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन्स में हॉर्स्ट एंड ग्रेवन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखा। वोल्केनिक माउंटेन्स पढ़ा, वोल्केनिक माउंटेन्स के टाइप्स देखे हमने कि कहां स्टीप स्लोप होगा, कहां पे वाइड होगा, कहां पे छोटा माउंटेन बनेगा। फिर उसके बाद हमने डोम शेप्ड और रेसिडुअल माउंटेन्स भी देखे एंड अलोंग विथ इट हमने डिफरेंट माउंटेन्स का लोकेशन देखा जो कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो याद रखना है। अब रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। ये सेशन देख लिया आपने, दोबारा देखना है, फिर से पीछे करके फिर से सेशन देख लो और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, वहां पे काम चोरी मत करो। मैं कई एस्पिरेंट को देखता हूं कि हाँ सर वीडियो तो देख लिया लेकिन आंसर नहीं किया, क्यों? इतनी काम चोरी क्यों? इस शर्म वाली बात थोड़ी है कि मैं आंसर करूंगा गलत हो गया तो। इट्स ओके, फाइन, आंसर करो। कम से कम अगर कमेंट में सेक्शन में नहीं कर रहे हो तो अपने कॉपी में ही लिख लो। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे प्रीलिम्स निकलेगा, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए आज हो गए हैं। ये लैंड फॉर्म्स माउंटेन से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे फिर लैंड फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, राइट? इस तरह से ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो या बाकी सब्जेक्ट्स भी हो, वो आपके अपकमिंग यूपीएससी और एपीएससी प्रीलिम्स के लिए या बाकी स्टेट पीसीएस जो भी अपकमिंग आने वाले हैं उसके लिए आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। बस आप अपनी तरफ से इंटरनल प्रोसेस सिंसियरिटी दिखाते जाओ, एक्सटर्नल प्रोसेस में स्मार्ट आईएएस आपके साथ है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।